क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप को समझा था, अब हम एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा कि एक से ज़्यादा लोग होते हैं, काम डिवाइड हो जाता है, फंड्स ज़्यादा अरेंज हो पाएंगे, ये सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप को सोचना है आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप के जो एडवांटेजेस थे वो डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्या होता था? सीक्रेसी मेंटेन होती थी, यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगी मेंटेन। वहाँ पर लिमिटेशन क्या थी कि पैसा बहुत कम था, कैपिटल बहुत छोटा था किसी एक पर्सन का, यहाँ पर वो एडवांटेजेस बन जाएगा। सो एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट, इजी एंड लेस एक्सपेंसिव एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। रीड करना। Two or more persons can start partnership formed by written or verbal agreement as per Partnership Act. The establishment of the firm is simple without any complexity. Its registration is not compulsory, so no legal lengthy procedure is to be followed. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होगा तो वो लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। अदरवाइज ए और बी पार्टनरशिप हैं, पार्टनर्स हैं समझो, बी ने कोई इलीगल एक्टिविटी कर ली, कोर्ट में गया, सो अगर किया हुआ है तो ये प्रूव होगा कि दोनों पार्टनर हैं, लेकिन वर्बल एग्रीमेंट है तो ए बोल सकता है बी कौन है मैं जानता ही नहीं। ठीक है, सो ए निकल जाएगा सीधा सा लाइबिलिटी में से। सो कंपल्सरी नहीं है बट एडवाइजेबल है। सेकंड, Efficient management. In partnership firm, every partner is the owner of the firm. Everybody shoulders unlimited liability. Every partner takes measure of economy and prevents waste. Firm has the advantage of each partner's intellectual efficiency and capacity. The level of efficiency is higher. अब देखो हर एक पार्टनर के शोल्डर्स पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सो सभी पार्टनर ध्यान रखेंगे फर्म का और कम से कम वेस्टेज हो वो देखेंगे। और दूसरा क्या है, थर्ड लाइन में दिया हुआ है, फर्म हैज़ द एडवांटेज ऑफ ईच पार्टनर्स इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। अंडरलाइन करो, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल जो भी होता है ना, दैट मीन्स माइंड से होता है, ये पता है आपको। इंटेलेक्चुअल मीन्स माइंड से। हर एक पार्टनर का माइंड अलग होगा। सो कभी भी कोई डिसीजन लेंगे तो हर एक पार्टनर अपने माइंड के, अपने एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। सो वहाँ पर हमें इन सब की इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी का बेनिफिट मिल सकता है। सो इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल एसेट सुना है नाम? समझ लो एक टर्म, इंटेलेक्चुअल एसेट्स। अब एसेट्स आप सब लोगों को क्लियर है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सारे एसेट्स होते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल एसेट्स किसे कहते हैं कि जो हमारे माइंड में बर्थ लेते हैं, उन एसेट्स को इंटेलेक्चुअल एसेट्स कहते हैं। जैसे समझो किसी साइंटिस्ट ने कोई न्यू फार्मूला बना लिया, तो वो फार्मूला अगर किसी को भी मिल जाए तो वो उसमें से प्रोडक्शन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो वो उसके माइंड में बर्थ हुआ है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो किसी को देगा नहीं, देगा तो पैसे लेगा। सो वो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं। भले होगा एक पेपर पर, एक सिंपल पेपर पर, इस पेपर की वैल्यू 1 रुपया भी नहीं होगी, लेकिन उस फार्मूला की वैल्यू करोड़ों में हो सकती है। सो ये इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। दूसरा, समझो किसी डिज़ाइनर ने कोई डिज़ाइनर ड्रेस बनाया, डिज़ाइन किसी व्हीकल का डिज़ाइन किया, किसी कार का डिज़ाइन किया, एक्टिवा का डिज़ाइन किया, तो वो डिज़ाइन उस डिज़ाइनर की प्रॉपर्टी है, उसके परमिशन के बिना कोई यूज़ नहीं कर सकता। किसी राइटर ने कोई स्टोरी लिखी है, अब उस पर किसी प्रोड्यूसर को मूवी बनानी है, तो वो जो स्टोरी लिखी हुई है वो उससे परचेज करनी पड़ेगी पैसा देकर, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसने अपने माइंड से बनाई है। सो ऐसे बहुत सारे, अगर किसी टीचर ने नोट्स बनाए हैं तो वो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इन सभी को इंटेलेक्चुअल एसेट्स कहते हैं और ये सब एसेट्स भी मार्केट में सेल होते हैं। क्लियर हुआ? सो इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल। सो हर एक पार्टनर का इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी अलग अलग है, मीन्स हर एक का माइंड जो है वो अलग अलग है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स की इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी का बेनिफिट मिल सकता है, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट, More creditworthiness. As the liabilities of partners are unlimited, so more capital can be raised.
Third party considering every partner's economic status and the credit of firm lends money and materials to the firm. Thus, compared to sole proprietorship firm, partnership firm holds more credit. अब देखो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अगर ए सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है और ए 5 लोगों को जानता है, 5 पर्सन्स को, मीन्स 5 लोग इसे क्रेडिट देंगे, ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स देंगे या पैसा देंगे, लेकिन 3 पार्टनर हैं और तीनों 5-5 लोगों को जानते हैं, तो अब उन्हें क्रेडिट देने वाले लोग कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्रेडिट वर्थीनेस मार्केट में इंक्रीज हो जाती है अगर पार्टनर होते हैं तो। इसलिए कहते हैं एक सिंगल तो सिंगल ही होता है, ग्रुप ग्रुप होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या है, एक से ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी जान पहचान ज़्यादा होगी, सो उन्हें क्रेडिट ज़्यादा मिलेगी। सो मार्केट में क्रेडिट वर्थीनेस। हाँ, बस इसकी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअली रीड कर लेना। मोर कैपिटल इज रेज्ड, अगर सिंगल पर्सन होगा तो सिर्फ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो कैपिटल लेकर आएगा, लेकिन ज़्यादा लोग होंगे तो सभी कैपिटल लेकर आएंगे। सो कैपिटल क्या हो जाएगा, इन मोर हो जाएगा, मीन्स मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड इन पार्टनरशिप फॉर्म। ये आप लास्ट में रीड कर लेना। 5th पॉइंट, हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा काम एक को ही करना पड़ता है, यहाँ पर वर्क डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ए बी सी हैं तो ए का काम दिया गया है परचेज करने का, तो ए सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करेगा। बी को काम दिया गया है फैक्ट्री का, तो वो सुबह उठते ही फैक्ट्री चला जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा। और सी को काम दिया है गुड्स सेल करने का, तो सी क्या करेगा, सिर्फ कस्टमर से मीटिंग करेगा। सो वर्क डिवीज़न हो गया, वर्क डिवाइड हो गया। ये पार्टनरशिप में हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो सकता। तो ये पार्टनरशिप का एडवांटेज है, सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज है। ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इन पार्टनरशिप नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर एंड मैच्योर डिसीजन। ये भी पॉइंट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्रॉपर एंड मैच्योर डिसीजन, सिंगल का डिसीजन होगा फॉल्टी हो सकता है, लेकिन जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे हर एक अपनी माइंड की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपने रिव्यू रखेगा। सो ये जो डिसीजन होगा वो मैच्योर्ड डिसीजन होगा। आपकी फैमिली में भी ध्यान देना, जब बड़ों को कोई ख़ास डिसीजन लेना होता है ना, किसी भी लेवल का, चाहे वो बिज़नेस का हो या किसी की मैरिज का हो, तो 4 लोगों से पूछ कर लेते हैं। जितने भी फैमिली में जो उन्हें लगता है कि ये समझदार है, ये हमें सही सलाह देगा, उसे बुलाते हैं, उनसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो पार्टनरशिप में भी यही होगा, जितने ज़्यादा होंगे उतना डिसीजन मैच्योर्ड होगा। सो क्लियर है ये पॉइंट, प्रॉपर एंड मैच्योर्ड डिसीजन पार्टनरशिप में हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक डिसीजन होगा बट फॉल्टी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म also can bring change in business with the consent of other partners. The firm can stop loss-making business and turn to another profit-making business. Consent of all other partners is necessary for this. अब अगर इन तीनों को लग रहा है कि हमारा फर्म जो है 1 साल से लॉस कर रहा है, तो वो फर्म को चेंज कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन तीनों का कंसेंट होना चाहिए। तीनों यानी सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए, सभी पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, तो अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। In partnership firm, any decision is taken with the consent of all partners. Any partner can demand dissolution of the firm. Hence, interest of minority partners is protected. अब माइनॉरिटी किसे कहते हैं, मेजॉरिटी किसे कहते हैं? मेजॉरिटी वर्ड सुना हुआ होगा आपका, हाँ, मेजॉरिटी डिसीजन होता है, मेजॉरिटी है। अब ए और बी कोई एक डील करना चाहते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन बी मना कर रहा है। बी बोल रहा है नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। बी मना कर रहा है, लेकिन ये दोनों हाँ कर रहे हैं। मेजॉरिटी किसके पास है? बी और सी। तो ज़रूरी नहीं कि ए का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ए का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन क्या होगा, ए कोर्ट में जाए, वहाँ एक रिटर्न दे दे लेटर कि बी और सी ये काम करने वाले हैं, मुझे लग रहा है इसमें से आगे जाकर कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा या लॉस हो जाएगा, सो मुझे इसमें से अलग कर दो। अगर ये करेंगे तो मैं भी बाउंड हो जाऊँगा, सो आज से मैं कोर्ट के सामने डिक्लेयर करता हूँ कि मैं इनसे अलग हो रहा हूँ। या अगर ये एक्टिविटी ये दोनों करेंगे और कुछ लॉस हो गया तो ये दोनों बाउंड हैं, प्रॉफिट हो गया तो ये दोनों ही बाउंड हैं, तो बी ए अलग हो जाएगा फिर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में से। सो माइनॉरिटी का भी ध्यान रखा गया है कि माइनर जो है ना उनका भी ध्यान रखा जाएगा।
Decentralization of economic power. The income of partnership firm is distributed among partners as per the contract. So the income does not get centralized at one place. Wealth and income are distributed among partners. पूरा वेल्थ एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाएगा, हर एक के पास जाएगा, सो छोटे टुकड़े हो जाएंगे, उसके स्मॉल हो जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एक जगह इकट्ठा हो जाना मीन्स सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एचयूएफ में होता है, जितना भी प्रॉफिट होगा ना सीधा कर्ता के पास जाएगा, जितनी भी सेल होगी पूरा कर्ता के पास जाएगा। कोई बहुत बड़ी फर्म है, रोज़ का 5 करोड़ का सेल है, पूरा बैग कर्ता के पास जाएगा। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रॉफिट होगा चारों में बढ़ जाएगा। सो वो सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन। Direct relations with customer. Partners can maintain direct contact with their employees and customers. Partners who looking after purchase and sale remain in direct and constant touch with their partners and according to their need, they make certain changes. अब यहाँ पर क्या होगा, जो सेल पार्टनर देख रहा होगा ना वो कस्टमर के साथ कांटेक्ट में होगा, जो प्रोडक्शन देख रहा है ना वो फैक्ट्री रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि फैक्ट्री के एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बी से बात कर सकता है। वो ए के पास जाएगा या सी के पास जाएगा, कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री पूरी कौन देख रहा है, बी, तो बी के पास। तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। Distribution of risk in general. हाँ एक मिनट, इसमें सीधा सा पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क मीन्स अगर लॉस भी हो गया, समझो 3 पार्टनर हैं और यहाँ पर 15,000 का लॉस हो गया तो किसी एक के ऊपर नहीं आएगा, 15,000 तीनों में डिवाइड होकर 5,000 हो जाएंगे। मीन्स लॉस होगा तो भी छोटा सा लॉस होगा, डिवाइड होकर आएगा। अब रीड करना है इसे। In general partnership firm, there are 2 to 20 partners. As a result, risk of business is shared among many partners. Risk is divided among many. Hence, each partner bears minimum risk. सो हर एक को मिनिमम रिस्क होगी, और ये ज़रूरी नहीं तीनों इक्वल हो, ये तो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं इक्वल हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए का 50% शेयर हो, बी का 30% शेयर हो और सी का 20% शेयर हो, ऐसा भी हो सकता है। पूरा पार्टनरशिप फॉर्म अभी आपको 12th में आने वाला है। 11th में जो है ना, आपको जो अकाउंट दिया गया है ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है। 12th में जो अकाउंट है ना वो पूरा पार्टनरशिप का है, मीन्स पार्टनर्स आ जाएंगे वहाँ पर। तो ये बहुत ही डीप में सीखने वाले हो 12th में पार्टनरशिप के अकाउंट्स में पार्टनरशिप आएगा। 7 चैप्टर्स हैं और वो 7 के 7 डिपेंडेंट किस पर हैं, फाइनल अकाउंट पर। आपका 11th का फाइनल अकाउंट अच्छा होगा ना तो 12th के वो 7 चैप्टर्स बहुत ईजी लगेंगे। और करवाऊंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे हम, फिर से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लो। Less burden of income tax. The profit of partnership firm is distributed among all partners as per agreement. So each partner has to bear less burden of income tax. अब यहाँ पर क्या होगा, तीनों में प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो तीनों पर थोड़ा सा टैक्स आएगा, और अगर एक ही जगह सारा प्रॉफिट जा रहा है तो टैक्स बहुत बड़ी अमाउंट में आ जाएगा। सो ये इसका एडवांटेज है कि लेस का बर्डन जो है, टैक्सेस का जो बर्डन है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सो आज हमने पार्टनरशिप के एडवांटेजेस देखे। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ रीड करने के लिए। कल आप रीड करके आओगे और मुझे बताओगे, जो भी डाउट्स होंगे मैं सॉल्व करूँगा, नहीं तो आप मुझे बताओगे क्या होगा इसका मीनिंग। क्लियर है?